अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि उनको उनके सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं। और उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव होगी जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि इसमें बैंक से रिलेटेड बहुत से कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको 99% क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है असद मलिका, उन्होंने कहा गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये बैंक ऑफ पंजाब के मैंने प्रॉफिट रेट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर इनका कमेंट है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी बिनौनी के नाम से, उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन आई अपग्रेड माय मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट टू अ फुल सेविंग अकाउंट? इफ़ यस, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? इफ़ नो, देन व्हाट वुड बी द वे टू ओपन मीज़ान सेविंग अकाउंट वेयर देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ $1 मिलियन? उन्होंने ये कहा है कि मेरा मीज़ान बैंक में मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट है, क्या मैं उसको नॉर्मल एक मुकम्मल सेविंग अकाउंट में अपग्रेड करवा सकता हूँ या नहीं? अगर तो करवा सकता हूँ तो क्या तरीका है क्या, और अगर नहीं करवा सकता तो फिर मैं मीज़ान सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो ये चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं कि आपको अलग से अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मीज़ान बैंक में ये ऑप्शन है कि आप अपना प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करके मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट को प्रॉपर एक मुकम्मल सेविंग अकाउंट में मीन के अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें जैसे कि आसान अकाउंट में लिमिट होती है 1 मिलियन अमाउंट की, दूसरे अकाउंट में 1 मिलियन अमाउंट की एच कोई भी लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसी अकाउंट को इसको अपग्रेड करवा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल और कॉपी, साथ में आपने अपना प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम लेके जाना है। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपने लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप लेके जानी है। अगर आप मीन के बिजनेस पर्सन है तो आपने अपना लेटर हेड लेके जाना है। ठीक है जी। हाय मैडम, प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। वुमेन फर्स्ट अकाउंट में सेविंग अगर 50 लाख की हो तो रिस्क कितना है, क्या मनी सिक्योरिटी है? देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन लास्ट आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लास्ट करें। आप चाहें तो जितने चाहें मर्ज़ी क्वेश्चन पूछे, मैंने कभी किसी को डिनाई नहीं किया जवाब देने से। तो वुमेन फर्स्ट अकाउंट में आप 50 लाख यानी कि 5 मिलियन तक रखवाना चाहते हैं तो आप बेशक रखवाएं। इसमें सच कोई रिस्क नहीं है, आप बिला फिक्र होके बिला झिझक जो है वो इस अकाउंट में पैसे रखवा सकते हैं। अली हसन का एक क्वेश्चन है जी, इन्होंने कहा है, एक तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपना टाइम निकाल के इतने लंबे लंबे कमेंट करते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आप मेरे रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, जिसके बिहाफ पे आप इतने लंबे लंबे कमेंट कर लेते हैं। एनी हाउ, आपका क्वेश्चन है कि हेलो मैडम जी, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गई है, प्लीज़ फुल कमेंट ओपन प्लीज़। अच्छा, आपने कहा है कि जिस ब्रांच में सेविंग अकाउंट था 16 अक्टूबर को, उसी ब्रांच में यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट फेक सोर्स ऑफ इनकम 50,000 सैलरी से ओपन कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह 17 अक्टूबर को बैंक ब्रांच वालों ने कॉल करके बैंक बुला लिया मुझे। वो बोले अपना फेक सोर्स ऑफ इनकम देकर आपने अपना एक्स अकाउंट ओपन कराना है, कराया है, इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें आपका फेक प्रूफ निकला है। पर फिर एक पेज पर मेरे सिग्नेचर लेकर बायोमेट्रिक से फर्स्ट टाइम डिपॉजिट वाली अमाउंट विड्रॉ की और अकाउंट क्लोज कर दिया। बोले अब आप पर साइबर क्राइम केस भी हो सकता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, लेकिन मेरा वो ओल्ड यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट वो चलता रहेगा या नहीं, प्लीज़ मुझे संडे को डिटेल से बताना था। अच्छा, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो बुरा ना मानिएगा, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मैंने फेक सोर्स ऑफ इनकम का इतना क्लियरली आप लोगों को नहीं बताया था। मैंने जस्ट ये कहा था कि जैसे आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फेक सोर्स ऑफ इनकम ले जाएँ। मैंने जैसे कि कहा था कि अगर आपको लिमिट ज़्यादा चाहिए, अगर आपकी सैलरी किसी प्राइवेट आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा सैलरी रखवा लूँ ताकि जो है वो मेरी लिमिट इन्हेंस हो जाए, तो इस तरह की आप छोटी छोटी अमेंडमेंट करवा सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कोई 2-4 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो आप उस सिनेरियो में आप अकेडमी शो करवा सकते हैं कि मैं एक अकेडमी चला रहा हूँ, या आप होम ट्यूटर का कहलवा सकते हैं। आपको सैलरी नहीं देनी थी, आप सिंपली कह देते कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको कह देना था कि मैं होम ट्यूटर की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। उसमें चाह के भी बैंक वाले आपको नहीं पकड़ सकते। पकड़ने से मुराद की ज़ाहिर बात है कि आप होम ट्यूशन की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जगह जगह लोगों के घरों में जाके करते हैं, तो उसकी तो वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। तो होम ट्यूटर की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका आप लेटर हेड बनाना चाहिए था। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपका पहले अकाउंट ओपन हुआ होता है तो आप दूसरे अकाउंट में इस तरह की गलती करने से पहले सोचा करें कि मैंने जब पहला अकाउंट ओपन करवाया था
तो मैंने क्या सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया था, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी बनी हुई होती है जब आप एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूबीएल बैंक में पहले महाना आमदनी सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। आपका जैसे ही एनआईसी एंटर होगा, आप पाकिस्तान के यूबीएल की किसी भी ब्रांच में चले जाएं अकाउंट खुलवाने के लिए, जब आपका आईडी कार्ड एंटर करके देखा जाएगा तो आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम सामने आ जाएगा कि आपने इस अकाउंट को ओपन करवाते हुए क्या सोर्स ऑफ इनकम दिया था, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आपने उस वक्त क्या सोर्स ऑफ इनकम दिया था जब आपने मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है। तो अब जब आपने दूसरा अकाउंट ओपन करवाया और वो भी फेक सोर्स ऑफ इनकम से, तो जाहिर बात है उनको रिकवर करना, यानी कि उनको आपको पकड़ना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने आईडी कार्ड एंटर किया आपकी सिर्फ को अपडेट करने के लिए, तो आपका पहले सोर्स ऑफ इनकम कुछ और आ रहा था, ठीक है, और अब आपने कुछ और दिया हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने आपके साथ ये सलूक किया है। तो इस चीज़ को भी आप लाजमी ख्याल रखा करें। अगर तो आप पहली दफ़ा उस बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो मोर देन 70% चांसेस हैं कि आपका ये काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से उस बैंक में कभी भी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो ये माइंड में रखा करें कि आपकी प्रोफाइल पहले बनी हुई होती है, आपका सारा डाटा वहाँ पे सेव होता है। अगर आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ध्यान से किया करें कि बिल्कुल ही डिफरेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको ये मसला हो। अब ज़ाहिर बात है कि अगर आपने पहले कोई सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है कोई बिज़नेस पर्सन का, ठीक है, कि आप एक बिज़नेसमैन है और अगले कुछ अर्से के बाद आप जाके सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं कि मेरी 50,000 सैलरी है, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, फिर उसमें क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का सस्पिशियस केस होता है तो वो फिर अपनी वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज़ आप पहली दफ़ा अकाउंट ओपन करवाने चाहते हो तो शायद कि वो विजिट ना करते, वेरिफिकेशन इतनी ना करते, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा में गए हैं और पहले से जब आपका उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम देखा है, इस वजह से उन्होंने जब दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखा है तो फिर उन्होंने इस चीज़ की वेरिफिकेशन ज़्यादा की है और इस चीज़ को सीरियस लिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें आप कह रहे हैं कि मेरा ओल्ड यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट तो चलता रहेगा। अब जी बिल्कुल वो चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस अकाउंट को आपका कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन ऑलरेडी हुई हुई है। लेकिन इन केस अगर नो डेबिट लग जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से उस अकाउंट में कोई मसला आता है, तो आप करंटली जो भी काम कर रहे हैं या फिर उस वक्त जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था अपना पहला अकाउंट, उस वक्त जो आपने सोर्स ऑफ इनकम दिया था आप उसी सोर्स ऑफ इनकम को लेके जाइएगा, तो फिर आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सेकंड आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि दूसरी बात, अगर ये मामला ठीक हो जाता है क्योंकि अकाउंट तो क्लोज करा दिया है, तो दोबारा मैं फिर यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन रियल सोर्स ऑफ इनकम कितने टाइम बाद ओपन करा सकता हूँ? आप अगले दिन ही बेशक चले जाएं, लेकिन अगर आपका जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम है तो आप जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम के साथ जाएं और उनसे कहें कि बेशक आप जहां से मर्जी वेरिफिकेशन कर लें, तो ये मेरा जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे ये अकाउंट ओपन करवाना है, और वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। नेक्स्ट है जी मैडम, नेशनल बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, वहाँ पे भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन स्टेबलर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मैंने यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन कराया है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओपन किया गया? अगर आपने मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवाया है तो वही हुआ होगा। अगर फिर भी आपने कंफर्म करना है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कहें कि मेरे अकाउंट की प्रोडक्ट क्या है, वो आपको प्रोडक्ट नेम बता देंगे कि मुकम्मल करंट अकाउंट है या कोई और है। नेक्स्ट है जी हेलो जी, जब हम कोई फेक सोर्स ऑफ इनकम अकाउंट ओपन करें तो कितने दिनों के बाद बैंक वाले चेक या विजिट कर सकते हैं? फेक प्रूफ या रियल चेकबुक एटीएम मिल जाए तो उसके बाद नहीं करते? ये 1 मंथ कितना टाइम पीरियड होता है, या फिर हम बेफिक्र हो जाएं और अकाउंट डोरमेंट ना होने दें और लिमिटेड इन आउट ट्रांजेक्शन करें? नो एनी इशू इंजॉय टू यूज़ अकाउंट राइट। अच्छा, इनके पूछने का मतलब ये है कि जब हम कोई फेक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं तो कितना अर्सा हम इस टेंशन में रह सकते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पकड़ा जाएगा या कुछ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फेक सोर्स ऑफ इनकम ना दिया करें। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल ही जो है वो अलग सोर्स ऑफ इनकम दिया है और आपकी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट हो रही है। अब आपने सोर्स ऑफ इनकम दिया है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ और आपके अकाउंट में कल को जाके अब्रॉड से पेमेंट आ रही है, तो इस चीज़ में आप फंस जाएंगे। क्योंकि जब आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपका पर्पस ऑफ अकाउंट, यानी कि पर्पस ऑफ अकाउंट क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में होनी होती हैं वो दोनों चीज़ें आगे जाके जब मैच नहीं करती तो फिर बैंक वाले जो है वो अलर्ट होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है जिसमें ये चीज़ पता लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जब भी आप सोर्स ऑफ इनकम दें तो इस चीज़ को माइंड में रख के दिया करें कि आपने इस अकाउंट को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। आपने अगर अब्रॉड से पेमेंट मंगवानी है तो आप कभी भी अपनी सैलरी स्लिप ना दें,
ठीक है, आप अपना कोई बिज़नेस का दें कि आप कह दें कि मैं बिज़नेस भी करता हूँ और साथ में मुझे बाहर से रेमिटेंस भी आती है। ठीक है, कोई भी ऐसी मीन के चीज़ ना करें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल डिफरेंट हो और बाद में आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो रही हों। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कब तक होती है, तो ये आई थिंक 5 to 6 वर्किंग डेज़ का टाइम पीरियड होता है अकाउंट ओपन होने तक। ये सारी वर्किंग होती है और अगर आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड मिल गया, इट्स मीन कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी वेरिफिकेशन कर दिया, अकाउंट आपका एक्टिव हो गया है, चेकबुक और एटीएम उन्होंने आपको डिस्पैच कर दिया है। अब उसके बाद आप नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करके उस अकाउंट को चला सकते हैं। नेक्स्ट है जी, वो तो अब बैंक इस्लामिक में कन्वर्ट हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है। अच्छा, ये इन्होंने किस पे किया है? अच्छा, यूबीएल के प्रॉफिट रेट्स के ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, यानी कि ये कमेंट किया है कि वो इस्लामिक में कन्वर्ट, इस्लामिक में नहीं, देखें बहुत सी जो कन्वेंशनल ब्रांचेज़ है ना, अब काफ़ी ज़्यादा बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि अपनी कन्वेंशनल ब्रांचेज़ में ही एक इस्लामिक की विंडो भी ओपन कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने उसी ब्रांच में जाके कोई इस्लामिक इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो तो एक आधी टेबल जो है वो इस्लामिक विंडो की भी ओपन की हुई है, ताकि उन लोगों को कन्वेंशनल ब्रांच से भी इस्लामिक अकाउंट्स की या इस्लामिक प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट है जी, यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन जुलाई को हुआ था, जुलाई से 25,000 एवरेज बैलेंस नहीं रखा। अब कल 35,000 डिपॉजिट कराया है। अब अगर एटीएम ऑर्डर करूँगा तो इशू फ़ी नहीं लगेगी? मेरा नहीं ख्याल कि नहीं लगेगी, आई थिंक आपको चार्ज होगी, क्योंकि महाना और सालाना एवरेज बैलेंस जो है वो 25,000 होना चाहिए। और अगर आपने कल 35,000 जमा करवाया है तो इसका मतलब ये है कि पूरे महीने की एवरेज आपकी 35,000 नहीं होगी। एवरेज आपको पता ही है कि किस तरह से निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे महीने में समझ लें कि 29 दिन आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो था। ठीक है, 29 दिन आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो था और आपने आखिरी दिन यानी कि 30वें दिन जो है वो आपके अकाउंट का बैलेंस है 25,000। तो आपके पूरे महीने की एवरेज क्या निकलेगी? 25,000 नहीं निकलेगी, क्योंकि एवरेज किस तरह से निकलती है कि आपने 30 दिन का डे एंड का क्लोजिंग बैलेंस सम अप करके 30 से डिवाइड करना होता है। यानी कि पहले 29 दिन 0 था बैलेंस, ठीक है, तो वो आप जमा करेंगे तो 0 ही आएगा। 30वें दिन आपका जो अकाउंट का डे एंड का क्लोजिंग बैलेंस था वो 25,000 था। अब 25,000 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो वो काफ़ी कम आएगा। फॉर एग्जांपल पहले दिन का 0 था, दूसरे दिन का 0 था, तीसरे दिन का 0 था एंड सो ऑन। 29 दिन का आपका 0 बैलेंस था, 30वें दिन आपका 25,000 बैलेंस था। ठीक है, अब ये हमने सम अप कर लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आपका एवरेज बैलेंस आया 833। 25,000 आपका एवरेज बैलेंस नहीं आएगा। 25,000 कब आएगा? 25,000 कब आएगा कि कम से कम एक दिन आपके अकाउंट में अगर 7,50,000 होते हैं, एक दिन की मैं बता रही हूँ, तो समझ लें कि आपकी पूरे महीने की एवरेज बन जाती है। अब यही चीज़ आप देख लें कि 29 दिन आपके अकाउंट का बैलेंस 0 था, 30वें दिन यानी कि 2 दिन या एक दिन जो है वो आपने 7,50,000 जो है वो अपने अकाउंट में रखवा दिए। ठीक है, अब 7,50,000 हालांकि सिर्फ एक दिन के लिए आपके अकाउंट में रहा है, जब आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25,000 का जो है वो एवरेज निकलेगी। इस तरह से एवरेज निकलती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपने कल ही 35,000 जमा करवाए हैं तो समझ लें कि कल और आज 2 दिन की अगर मैं एवरेज निकालूँ, 30 दिन में 2 दिन आपके अकाउंट में 35,000 रुपये रहे हैं, बाकी 28 दिन 0 बैलेंस रहा है। तो समझ लें कि 29वें दिन आपका 35,000 था, ठीक है, और 30वें दिन आपका 35,000 था। सही है, बाकी समझ लें कि 28 दिन के हमने 0 ऐड किए हुए हैं, 70,000 हो गया। इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2,333 आपकी एवरेज निकली है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है, अगर प्लैटिनम कार्ड लेना हो तो फिर नहीं मिलेगा। देखें, प्लैटिनम कार्ड के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी कि कुछ मिलियंस में आपको एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना होता है, फिर आपको प्लैटिनम कार्ड मिलता है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तो प्लैटिनम कार्ड के जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कोई 10-15 हज़ार सालाना। तो अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है तो फ़ायदा नहीं है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस आप बिला वजह पे करें। नेक्स्ट है, यूबीएल सेविंग अकाउंट था जिस ब्रांच में, आज उस ब्रांच में सेकंड मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करने गया। पहले तो यूबीएल ओमनी डिवाइस से बायोमेट्रिक तो हो गई थी, लेकिन ओटीपी नहीं आया था। 3-4 ट्राई किया, 2 घंटे बाद वो ऑप्शन रिसीव हुआ, ओटीपी लिखना होगा। ओटीपी रिसीव हुआ, बैंक वाले बोले कि कल आना, लेकिन एक बार कैब से भी बायोमेट्रिक की। या ये कैब से बायोमेट्रिक क्या होती है? कैप मुझे नहीं पता कि आप किस सेंस में इस कैप का वर्ड यूज़ कर रहे हैं।
कैप इसकी मुझे फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर्ली आपको जो है वो बता सकूं। मैंने पैसे 5 साल के लिए सेव करवाए थे, अब निकलवाना चाहता हूं, क्या करूं? आप सिंपली बैंक में जाएं, आपने जो भी सेव करवाए थे 5 साल के लिए आपको उसके अगेंस्ट या तो सर्टिफिकेट मिला होगा या कोई रिसिट मिली होगी। आपने अपना ID कार्ड लेके जाना है, साथ में जो रिसिट आपको या सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ होगा वो लेके जाना है और जाके आप बता दें उन्हें कि मैंने जो है वो अर्ली इनकैशमेंट करवानी है। और अगर तो आपका टाइम पूरा हो गया, पूरे 5 साल के बाद ही जा रहे हैं, तो आप सिंपली जाके कह देंगे मैंने अपना TDR जो है यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो उसको इन कैश करवाना है। एक और चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि इन कैश करवाने से पहले आप लाजमी उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या मेरे TDR में ज़कात एग्जेम्पशन मार्क हुई हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई हुई और आपने इन कैश करवा ली तो 5 साल की जो ज़कात बनती होगी आपके अकाउंट के ऊपर यानी कि उस अमाउंट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फ़िक्स करवाए हुए थे तो 1 लाख के ऊपर जो 1 साल की ज़कात है वो 2,500 रुपये है। अगर आपने ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म जमा ना करवाया या नहीं करवाया हुआ तो फिर आपको क्या होगा कि 5 साल की ज़कात जो है वो कट जाएगी, यानी कि 2,500 करके 12,500 रुपये 1 लाख में से आपके वैसे ही कट हो जाएंगे, यानी कि इतना प्रॉफिट नहीं आपको आया हुआ होगा जितनी आपकी ज़कात कट हो जाएगी। तो ये आपने इन कैश करवाने से पहले, TDR इन कैश करवाने से पहले लाजमी ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी ज़कात एग्जेम्पशन मार्क हुई हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई हुई तो पहले आपने अपना ज़कात एग्जेम्पशन का फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है, उसके बाद जब वो मार्क हो जाएगा ज़कात एग्जेम्पशन देन उसके बाद आपने TDR को इन कैश करवाना है। ठीक है, ये भी इस सिनेरियो में कि देखें कम से कम आपको 1 साल की तो ज़कात बचे ना, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है कि वो एक यानी कि उसी टाइम अगर आप ज़कात एग्जेम्पशन मार्क करवाते हैं फॉर्म सबमिट करवा के तो आपको 5 साल की ही यानी कि सारी की सारी ही ज़कात माफ़ हो जाए। लेकिन अगर बैंक वालों की पॉलिसी ना हुई तो हो सकता है कि आपको 4 साल की ज़कात कट हो जाए और आखिरी साल में जब आप इन कैश करवा रहे हैं तो उसमें ज़कात एग्जेम्पशन देने पर आपके 2,500 रुपये बच जाएँ। तो ये चीज़ आपने बैंक वालों से क्लियर कर लेनी है।